नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। नकवी साहब से दो इश्यूज पर बात करनी है। एक तो हमारे देश का लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, उसको वो किस तरह से देख रहे हैं। देश की राजनीति अब किस तरफ जाने वाली है। क्या क्या मोदी जी जो अब तक एक तरह से डिक्टेटर के तौर पर काम कर रहे थे, क्या वो सबड्यू हो पाएंगे? क्या और लोगों को एकोमोडेट कर पाएंगे? अभी तक बयानों में कुछ बहुत ही मिला जुला सा वो कुछ बोल रहे हैं। कभी कभी बहुत शदीद कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि 10 साल में 100 पर भी नहीं पहुंच पाई कांग्रेस, और कभी कभी कहते हैं कि सबको साथ लेकर के चलेंगे और अपोजिशन के साथ भी वो रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। ये इशारे वो अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। किस तरफ जाएगा मुल्क, ये समझना है। और इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन जंग में हमास क्यों जंगबंदी कबूल नहीं कर रहा, या हमास को किस जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और इस जंग का यूक्रेन से क्या रिश्ता है। चूंकि नकवी साहब इन दोनों जंगों को मिलाकर के जो बताते हैं वो बहुत ही ऐसा तज्जिया होता है जो बहुत कम लोग वहां तक गौर कर पाते हैं। हालांकि वो इसके अलावा और भी जो कुछ हो रहा है सूडान और दूसरे इलाकों में और साउथ अफ्रीका में कैसी सरकार बन रही है, इन सब वाकयात को वो एक साथ देखते हैं। दुनिया को चूंकि उन्होंने नजदीक से देखा है, हर जगह वो गए हैं। 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग करना मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड शायद किसी जर्नलिस्ट का हो, जिस तरह से सईद नकवी साहब ने जिंदगी भर काम किया। और वो अब भी उनकी ख्वाहिश रहती है कि जहां कोई खबर है वो पहुंच जाए। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सब खुश हैं, अपोजिशन भी खुश है और जो सरकार बना रहे हैं वो भी खुश हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ और जरा धक्का लग जाता तो ज्यादा अच्छा होता, इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती तो ज्यादा अच्छी होती। अभी आपको मौजूदा सूरत हाल, जिसमें मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, जिस वक्त ये वीडियो देखी जाएगी तब तक वो ओथ ले चुके होंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? साहब, हिंदुस्तान का वोटर और हिंदुस्तान के देहात का वोटर, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ये जो मुफस्सल छोटे डिस्ट्रिक्ट में जिस किस्म की कम्युनलिज्म आसानी से पनप जाती है, वो गांव में मैं गांव का आदमी हूं, मैं मुस्तफाबाद का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ जो जमीनों पे काश्तकार जो हमारे साथ रहे हैं कोई 7 पुश्तों से, उनमें से एक लड़का है लाला, वो हमारे साथ काम करता है। साहब, यानी आप यूनिवर्सिटी डिग्री उसके पास नहीं है, लेकिन ऐसी नपीतुली समझदारी की बातें करता है जिसे मैं कहता हूं हिंदुस्तान की इनेट विजडम, वो उसके अंदर है। और वाकई में वो आसमान को देख के बता देता है कि 3 दिन के बाद बारिश होगी या मौसम किधर आएगा, पुरवैया कब चलेगी। तो ये जो एक विजडम है हिंदुस्तान के अवाम की, ऐसा नपातुला, इतना नपातुला, एक कि न ज्यादा बहुत न कम, ऐसा वोट डाला है उसने कि साहब, अब फर्ज कीजिए कि जिसमें मोदी जी जो कि 63 इंच की छाती जो थी, जो कि अब मेरे ख्याल में सिकुड़ के 36 की हो जाएगी और वगैरह वगैरह, तो वो भी हैं। ऐसा नहीं कि वो अगर वो हटा दिए जाते तो वो क्या करते, लेकिन वो नहीं, वो हैं। लेकिन अब किस तरह से जिएंगे जिंदगी को, असरे नौ जीना सियासी जिंदगी को, वो कैसे, क्या वो आदमी
जो कि अपने आप को ये कहता था कि दरअसल मैं कोई बायोलॉजिकल बीइंग नहीं हूं, बल्कि मैं ऊपर से भेजा गया हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऊपर से भेजा गया हूं हिंदुस्तान खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए। यानी वो अपने आप को पैगंबर बना रहे थे भाई। और अब बड़े मजे की चीज ये है कि अभी जब पहली मीटिंग हुई है तो जय सिया राम, जय रामचंद्र, जय राम जी की नहीं हुआ, अब की जय जगन्नाथ हुआ और रामचंद्र जी। क्योंकि ये अयोध्या में भी हार गए, चित्रकूट में भी हार गए, जहां जहां रामचंद्र जी का, क्योंकि रामचंद्र रामचंद्र वो हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। इकबाल, अल्लामा इकबाल का शेर है। और ये जनाब वो हैं जिनके लिए ये इसके हमारे रहीम ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में और संस्कृत में, दोनों में अशार कहे हैं रामचंद्र। संस्कृत में खान खाना के अलावा और किसी ने नहीं, मेरी नजर में नहीं है। उसके बाकायदा खतूत थे, कॉरेस्पॉन्डेंस थी तुलसीदास की। कहने का मतलब यह है कि ये पहलू जो हमारी मिली जुली तहजीब का था, उसको दबा के इतना ज्यादा हिंदुत्व बढ़ा दिया गया था, इतनी नफरतें फैला दी गई थी, वो सब, उस सब का एहसास वोटर को था। उसने वो सब खत्म किया। एक बात, मैं कल यहाँ मुसलमान बहुत से आ गए थे मेरे घर में, मैंने कहा देखो एक बात याद रखो, ये वोट मुसलमान का वोट नहीं है। ये तुम्हें, जब उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र चुरा लेते हैं, ये भैंसे चुरा लेंगे, ये वो हैं जो मुजरा देखते हैं, ये बातें तुमको तो बुरी लगी होंगी, लेकिन हिंदू को बहुत बुरी लगी। वो पब्लिक डिस्कोर्स में बदतमीजी की उसकी आदत नहीं। मैंने आपको बताया लाला के, अगर उसके आगे आप ये बातें कहिए तो वो विंस करने लगता है। ये बातें उनको नागवार हैं। उससे हिंदू एम्बैरस होता है कि हमारा लीडर ऐसी बातें कर रहा है। उसको इस बात को खत्म किया। देखिए 3-4 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो वाकई में खतरे, यानी ये रेटोरिकल नहीं था, ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये अनकंफर्टेबल है, और लिहाजा ये 400 पार जो जो स्लोगन था उसका मकसद यही था। और ये उस मकसद को के बारे में अपोजिशन ने उसका तस्करा किया, और उस तस्करे से फायदा हुआ, क्योंकि दलित वोट डर गया कि भाई ये अगर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे तो इसका मतलब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो इससे फायदा हुआ, और एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, आपकी डेमोक्रेसी बहाल किसी हद तक हो गई। दूसरी चीज, कम्युनलिज्म जो है उसके ऊपर मैं जरा 1-2 आंकड़े बताने के बाद आऊंगा। लेकिन मीडिया को एक मौका मिला है कि वो सांस ले। देखिए मीडिया जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट बेचारा तनख्वाह लेता है, और उसको जो मदारी ऊपर से, जो ओनर वो लाइन देता है, वो बेचारा वही कहता है। तो लिहाजा मुझे किसी एंकर से, किसी रिपोर्टर से शिकायत नहीं है। मुझे मीडिया से, जैसे कि रवीश कुमार ने गोदी मीडिया कह दिया था, गोदी इसलिए कि मोदी से राइम भी करता था और मोदी की गोदी में बैठा भी हुआ था, उसको गोदी मीडिया। और वाकई में उसने फिरका वाराना फसाद करवाए, उसने इनको फरोग दिया, उसने फिरका, ये जितने भी कम्युनलिज्म को सबसे ज्यादा इस मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक बात याद रखिए काजमी साहब, लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा से थी, नहीं, ऐसा नहीं है। 1992 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिरी है तो कोई मीडिया नहीं था कवर करने वाला, सिवाय दूरदर्शन के।
उन दिनों में एक ये न्यूज लॉन्ड्री वाले जो लोग हैं, इन्होंने एक चीज चला रखी थी, उसको कहते थे न्यूज ट्रैक। वो वीएचएस में एक फीचर बनाते थे वीकली, और वो आप अपने वीएचएस मशीन पे देख लिया करते थे कुछ लोग। वीएचएस की वो कॉपी जो कि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो है, वो तारीखी है, लोग देखना नहीं चाहते उसे। उसको अगर आप देखें तो उसमें क्या है, बाबरी मस्जिद गिरी है, राम जन्मभूमि का आंदोलन जो है वो अपने पीक पे है, बाबरी मस्जिद ढा दी गई है, अब उसके चारों तरफ रबल पे कुछ लड़कियां बैठी हुई ताली बजा रही, यह है उसमें। वो मैं सबसे कहूंगा कि आप उसको मुहैया कीजिए और देखिए कि दरअसल क्या था। लड़कियां ताली बजा रही हैं, अब ये झंडा लहराएगा सारे पाकिस्तान पे। अरे वही तो रामचंद्र जी का मामला है कि पाकिस्तान यहां कहां से आ गया। अब ये झंडा लहराएगा सारे पाकिस्तान पे, ये लड़कियां गा रही। फिर वो लांसर लिए हुए और बैंडाना बांधे हुए लड़के कैमरे में लांस को यूं फेंक रहे, बम गिरेगा पाकिस्तान पे, बम गिरेगा। फिर आचार्य गिरिराज किशोर कहने लगे, अभी हमें लाहौर जाना है, अभी हमें रावलपिंडी जाना है। देखिए उसे, खुदा की कसम कहीं रामसर जी का तस्करा नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि ये महज फिर बाद में, लेकिन उसको लोगों ने उड़ाया नहीं। इसको मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, लोगों को ये तरजीह देता हूं कि खुदा के वास्ते न्यूज लॉन्ड्री वालों से आप ये मुहैया कीजिए और इसको देखिए कि दरअसल ये ओरिजिन है कि इस वो मीडिया जो था, वो मीडिया बिल्कुल इनके ताबे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो साहूकार था वो इनके ताबे हो गया। इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी हम ये मीडिया तुमको दे रहे हैं, ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम हमारी ये पोर्ट खरीदवा दो, हमको ये हवाई अड्डा खरीदवा दो, हमें ये धंधे करवा दो, हमें वो धंधे करवा दो, मीडिया तुम्हारे लिए है। तो ये जो सिस्टम था, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर जो टैलेंट मौजूद था मीडिया के अंदर, वो जब घबरा के लोग निकले तो उन्होंने स्पेस पाई डिजिटल मीडिया में, उन्होंने स्पेस पाई यूट्यूब पे, उन्होंने स्पेस बनाई सोशल मीडिया पे, उन्होंने उसमें रवीश कुमार निकले, उसमें ध्रुव राठी निकले, उसमें हमारे काजमी साहब निकले, और तमाम लोगों ने इसको, मालूम हुआ कि इतना टैलेंट भरा हुआ था जर्नलिज्म का, वो सब निकल के आ गया। और जनाब अली, उसका बहुत बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ा है इस सोशल मीडिया का। और क्रेडिट गिर गया। देखिए एक चीज और हुई, दुनियावी सतह पे और हिंदुस्तानी सतह पे जो इस्टेब्लिश मीडिया है, इस्टेब्लिशमेंट मीडिया, उसकी क्रेडिबिलिटी गिरी है। यानी ग्लोबल मीडिया अभी तक इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है गाजा की जंग में। गाजा की जंग में वो इजराइल का केस पूरा सपोर्ट कर रहा है। नतीजा क्या है कि अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया में हर जगह पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्कुल इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई। यानी अब वो असर नहीं रहा उस मीडिया में। वैसे ही ये नकवी साहब, मैं उस पर जरा बाद में आऊंगा। नहीं, लेकिन यही मेरी बात कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल उसी की नकल में यहाँ का मीडिया जो मोदी और ये हिंदुत्व को अपने हाथ पे लेके, अपने कांधे पे लेके चल रहा था, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी गिरी कि तमाम ये सब शोर शराबे के बावजूद उनका आदमी हार गया। अच्छा, हार भी ऐसी कि ना कि बिल्कुल ना, कि ना ढकेले ही न संभाले ही, जैसे वो के ना इधर ना। अब उन्हें कोalition में आना पड़ा है। इससे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कोalition चला सकते हैं। देखना ये है कि अगर कहीं इन लोगों ने, फर्ज कीजिए कि होम मिनिस्ट्री मांग ली, तो क्या होगा।
फाइनेंस मिनिस्ट्री तो मांग ही रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये हुआ कि अभी ईडी वगैरह की जो रेड्स है वो तो फाइनेंस के थ्रू होती हैं। तो यानी बिल्कुल एटमॉस्फेयर बदल गया है। अब इसको मोदी जी कैसे चलाते हैं, खुद उनके अंदर से क्या रिबेलियन कोई पनप रहा है कि नहीं, ये भी देखने की चीजें हैं। जो बातें हम और आप खुल के कर रहे हैं, ये अब मीडिया खुल के करने लगेगा। अच्छा, नकवी साहब, आपने आपने कई किताबें भी लिखी हैं। मुस्लिम वैनिशेस वाली किताब मुझे याद है, जिसमें आपने बहुत ही ड्रामाई अंदाज में ऐसा एहसास होता रहा आपकी कई किताबों के साथ कि आप मुल्क में सेकुलरिज्म के कमजोर होने, डेमोक्रेसी के कमजोर होने से काफी हद तक, किसी हद तक नाउमीदी का सा अंदाज था। अब आपको क्या लगता है, कैसा? बिल्कुल आपने सही कहा, नाउमीदी तो नहीं थी, लेकिन हाँ परेशानी थी, और बहुत परेशानी थी। वो ये कि हमारी तमाम चीजें हमसे छीनी जा रही थी, कॉर्नर कर दिया गया था माइनॉरिटीज को। लेकिन सोचने की बात यह है काजमी साहब कि क्यों कॉर्नर किया गया था। तमाम यानी ये कि मंगलसूत्र और भैंसों का चुराना और बीफ और जितने भी दुनिया भर की खराबियां हैं वो सब मुसलमानों के सर पे मंड देना, ये तो सब चल रहा था। लेकिन ये क्यों चल रहा था? यानी ये कि एकदम से 14, मोदी जी कहते हैं 1200 साल की तारीख है, दरअसल ये तब की तारीख है जबकि रसूल अकरम जिंदा थे। जब रसूल जिंदा थे, आपका इंतकाल हुआ है 632 में। 629 में एक मस्जिद बनी है क्रैंगनोर कोचिन के पास, जो कि वहां के एक हिंदू नोबलमन चरुमन परुमल, उसने वो मस्जिद बनवाई थी, आज तक है। तो क्यों बनवाई थी? क्योंकि अरब से ट्रेड होता था, वहां से ट्रेडर आते थे, उनको एक नमाज पढ़ने की जगह चाहिए थी, तो नमाज पढ़ने की जगह मुहैया की गई, वो एक हिंदू ने बनाई। तो तब से है सिलसिला मुसलमान का। मजे की बात यह है कि वहां की औरतों को मापिला वहां के लोगों को कहा जाता है, और उनकी औरतें जब शादी करती हैं तो वो ताली पहनती, ताली मंगलसूत्रा होता है। अब मंगलसूत्रा आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान चुराते हैं, अरे भाई वहां तो मंगलसूत्र के बगैर शादी नहीं होती क्या? ये उसको वो ताली कहते हैं मापिला लोग। तो ये इस किस्म की जो एक एटमॉस्फेयर बनाया गया था वो छटेगा, और क्या छटेगा कि नहीं इसमें जरा सा सोचना पड़ेगा। अगर नहीं छटेगा तो हमें एक पर बहुत से ध्रुव राठी और रवीश कुमार निकलना पड़ेंगे, और आपको ये मीडिया को दोबारा रिक्लेम करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पार्टीजन हो जाए। देखिए, बहुत चीज आप याद रखिए कि मीडिया के दब जाने के बाद जब वो एकदम से खुलता है तो बहुत सी अच्छी चीजें निकलती है। मसलन मिसेस गांधी की इमरजेंसी के बाद जब एकदम से खुला मीडिया, दो चीजें पैदा हुई, आज तक आप उनको देखते हैं। एक तो उसमें संडे मैगजीन शुरू की आनंद बाजार पत्रिका ने, संडे पहली मैगजीन थी, इतनी पॉपुलर हुई, एमजे अकबर उसके एडिटर बने और बहुत बड़ी मैगजीन थी। इधर इमरजेंसी के जमाने में इंडिया टुडे एक कॉफी टेबल मैगजीन बनाई गई थी, इमरजेंसी रिजीम को प्रोमोट करने के लिए। जैसे ही इमरजेंसी हटी, वो एक बहुत बड़ी मैगजीन बन गई। यानी इंडिया टुडे मैगजीन जो है वो देन है, गिफ्ट है इमरजेंसी की। उसी तरीके से यहाँ जो दबा हुआ जर्नलिस्ट था, अब वो किस तरह से निकलता है, क्या बातें करता है, और क्या क्या फोरम ढूंढता है, फोरम्स को बदलता है कि नहीं बदलता, ये देखने के काबिल चीज है और बहुत जरूरी है इसको। फिर बात आ गई कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म हिंदुस्तान में
मुसलमान से नफरत होती तो 1400 साल से 1000 किस्से हो गए होते, हमने तो ना सुने। हमने तो ये तभी सुने जबकि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन किया, इन्होंने इनकी शिलान्यास शुरू हुआ और उनकी रथ यात्रा शुरू हुई। तो यानी मंडल इसलिए कि हम लोअर कास्ट को इनकॉर्पोरेट कर ले अपनी पॉलिटिक्स में, कास्ट पॉलिटिक्स खेले, और मंदिर इसलिए ताकि इस कास्ट पॉलिटिक्स को कमजोर किया जाए और हिंदुत्व को ऊपर रखा जाए ताकि हिंदू संगठन बना रहे। तो ये कम्युनल, आपसे नफरत नहीं थी, हमसे नफरत नहीं थी, जो 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 कास्ट फ्रेमवर्क के अंदर, ये जो ट्रायंगल के अंदर जो एक सेटलमेंट हो रहा था, जो एक कंफ्यूजन था, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक टैक्टिक थी। कम्युनलिज्म is a political strategy. Caste is an ancient social habit. ये एक दूसरे की इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया गया, ये कम्युनलिज्म को फरोग दिया गया। मैं अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, अगर मुख्तसर। वो ये कि इंडिया टुडे ने एक फीचर किया अब से कुछ महीने पहले, उसमें यह है कि कास्ट एट्रोसिटीज, रायबरेली में कुछ लड़के अपर कास्ट वाले एक लोअर कास्ट लड़के को घेर लेते हैं और उसको पीटते पाटते हैं। उसके बाद आखिर में जो उनका सरगना है अपर कास्ट वालों का, वो उस लड़के से कहता है कि लो अब तुम हमारा तो हमारे पांव के अंगूठे को चूसो। और वो बाकायदा फिल्म में है, यानी वो आप देखिए, आप व्यूअर से कहिए देखें, वो अपना पांव आगे कर देता और सब लोग तालियां बजा रहे हैं, वो बेचारा ये कर रहा। इसी तरह के कई, आपने कह दिया कि भाई तुम्हें हमने रिजर्वेशन दे दिया तो हमारे बराबर हो गए, वो खुश हो गया, उसने शादी की, शादी करके घोड़े पे बैठ के अपने गांव गया, अपर कास्ट वालों ने उसको बोल लपड़ मारा उसके अपने दुल्हन के घर के सामने कि तुम घोड़े पे बैठ के आते हो यहाँ पे। तो ये जो एक और कई किस्से हैं इस तरह के उसमें, ये जो है ये एक पुराना सोशल नफरत, एक सोशल घृणा जो है वो निकल के आई। अगर तुम खड़े होगे तो हम तुमको यूं मारेंगे, उसको दबाने के लिए पॉलिटिकली कम्युनलिज्म है, याद रखिए। तो यानी बुनियादी चीज कास्ट है और कास्ट हमारा दोस्त नहीं हो सकता जब तक वो है, ये बनाया जाएगा। इसके बारे में सोचना पड़ेगा मुसलमानों को। अब की एक और बात ये बहुत अहम हुई है कि इस पूरे नतीजे में मुसलमानों की तरफ से कोई मौलवी साहब आके कोई बेवकूफी की बात उन्होंने नहीं कही, बिल्कुल अपना बैकग्राउंड में रहे और सियासत को अपना चलने दिया गया। और वहां देखिए यूपी में जो समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को पीटा है, एक अजीब और गरीब, वो ना होता तो नतीजा ऐसा ना होता। यानी हिंदुस्तान की तारीख ने एक नई करवट ले ली है। हम और आप और पूरे हिंदू मुसलमान सब मिलके अब एक आराम की सांस ले सकते हैं, जो कि अभी तक एक घुटन जो महसूस हो रही थी वो घुटन उठ गई है। वो अब बुए गुल न बादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। ये जो आलम था, अब लू की दुआ नहीं मांग रहे, अब बादे सबा चल रही है। ये बहुत ही अहम है कि वो तकरीबन जो एक मुश्किल और सख्त गांठ लगी थी वो खुल गई और अब जो है वो, और मीडिया के भी मुख्तसर में थोड़ा सा चाहूंगा, ये जो कारोबारी लोग होते हैं, बड़े लोग जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का जिसमें आपने जिक्र किया, जाहिर है वो भी तो हवा को भांप करके अपना रंग बदलेंगे, चूंकि सरकार लेकिन उनके हाथ में कंट्रोल में मीडिया का रहना मुझे है। जैसे हम जिस अखबार में थे इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयनका हालांकि बहुत राइट विंग आदमी थे, लेकिन उनका कोई और धंधा नहीं था, मीडिया वॉज, तो उस तरह के मीडिया के लोग हों, लॉर्ड थॉमसन मीडिया के थे विलायत में, बिल्कुल रैंडम हर्स्ट मीडिया के थे। ये कि आपने मीडिया खोल लिया और उसको पावर पॉइंट बना लिया अपने दूसरे बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, ये खत्म होना पड़ेगा, खत्म करना चाहिए।
जी 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 जी। अच्छा, मैं मुख्तसर, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। जी इजराइल फिलिस्तीन जंग पे, जिस पर हम पिछले कई हफ्तों से, कई महीने से बात कर रहे हैं, उसमें अब क्या सूरत हाल है? आखिर ये हमास है ये हमास कि क्यों दो नहीं जंग जुबानों बंदी? में अमेरिका दो जुबानों में बातें कर रहा है। अमेरिका दो जगह अगेंस्ट द वॉल है, यानी एक यूक्रेन में और एक गाजा में, दोनों जगह पीछे हट गया है। और ये कि दो हारे बैक वक्त अपने कल्ले के ऊपर लेके ये इलेक्शन में जाएंगे 5 नवंबर को, इसके लिए किसी तरह से खींचा जा रहा है। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि पुतिन ने यह कहा है कि अगर तुम्हारी बड़ी तोपें, तुम्हारे बड़े असलहे रूस के अंदर इस्तेमाल हुए तो फिर हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तुम्हारे उन ममालिक को दे देंगे जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए दुनिया में कहीं। तो एक अजीब व गरीब उसने थ्रेट दी कि अगर तुमने इनका यहां इस्तेमाल किया तो हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उन मुल्कों को मुहैया कर देंगे जो कि तुम्हारे खिलाफ है। जी 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 तो जी, जाहिर है अच्छा, जिसमें। इधर क्या हो रहा है? अब हाँ इधर आपने खोल दिया है फाइल इसकी, ईरान की, हाँ। क्योंकि हर जगह कंफ्यूज पिट रहे हैं आप, ब्रिक्स उठ रहा है, लिहाजा परेशान करो। अब आपने शुरू कर दिया है ये कि मिलके ईरान को खिताब न्यूक्लियर मामले पे ये झूठ बोल रहे हैं। तो यानी किसी न किसी तरह से पॉट को बॉयल करते रहो, और ताकि ये दोनों जंगें जो हैं ये खिंचती रहें। 26 तारीख को जब नेतन्याहू जाके वहां तकरीर करेंगे तो वो जूडेओ क्रिश्चियन यूनिटी की बात करेंगे, यानी देखिए हम लोगों ने मिलके। और बाइडेन साहब को कैसा लगेगा तो वहां जब ये प्ले अप किया जाएगा, जहां की एक आग लगी हुई है कैंपसेस में और कॉमन स्ट्रीट पे, वहां कैसा लगेगा अल्लाह जाने। ये ये बहुत। बिल्कुल जी ये अच्छा, एक एक आपके तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये समझना चाहूंगा कि जब दुनिया से बहुत दिनों तक लगातार झूठ बोला जाता रहा, जाता रहता है, उसके नतीजे में वो जो झूठ बोलने वाला होता है, वो कोई मुल्क हो या सरकार हो, क्या उसका कोई उसे फायदा होता है या अल्टीमेटली उसे नुकसान ही होता है? मैं इवेंचुअली उस। हाँ आखिर में हाँ ये अभी अभी अगर आप झूठ बोल के निकल जाएं तो हाँ। खैर अब कोई छोटी सी बात में आप बच गए, जी जी। लेकिन इवेंचुअली आप पकड़े जाते हैं और आपकी रेप्यूटेशन दुनिया में आलमे इंसान के सामने जो है वो घट जाती है, कम जाती है। आप सरनगू हो जाते हैं, आपकी फिर आंख में आंख डाल के बात करने की सकत आपके अंदर आपसे ले ली जाती है। ये ये पब्लिक ये लाइफ में ये अभी तक जो जो कुछ इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले में जो चीजें निकल करके अब आ रही हैं, जी उसमें तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बहुत से मुल्कों ने जी लगातार झूठ को सपोर्ट किया, जी लगातार झूठ के साथ खड़े रहे। लेकिन जी अब जिस तरह से वो इजरायली जो ख्वाब देख करके आए थे बहुत अच्छी जिंदगी का, अब उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, भाग रहे हैं निकल करके। वो एक तीस तजर्बा। फीसद 30% इसराइल श्रिंक कर गया, यानी जी लोग वहां से भाग गए। तो ये जी ऐसा ये मीडिया में नहीं आ रहा कहीं, जी जी, ये ये मीडिया में मीडिया में नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। अच्छा, एक एक दूसरा वाकया हुआ जिसमें मैं महसूस करता हूं कि झूठ बोलने का फायदा जिसके खिलाफ झूठ बोला गया था उसी ने उठा लिया। ईरान का न्यूक्लियर वाला मामला, एक जी लंबे अरसे तक झूठ बोलते रहे कि ये हथियार बना लेंगे, ये हथियार बना लेंगे। वो भी 60% तक एनरिचमेंट ले गए, 2.5-3% से 60% तक ले गए। और अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत ही कम वक्त में जब चाहें बम बना लेंगे। तो ये झूठ बोलते रहे नकली, और वो असली तैयार हो गया। तो ये तो इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगा अगर अगर वो बिल्कुल ऐसा बना तो। जी। और पूरा जितनी तंजीमें ये हैं, जितने भी रेजिस्टेंस का सर्कल जो है वो सब बहुत मजबूत है और अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी हम्म मीडिया से वातावरण जो है वो उन्हीं के हाथ में है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। हम्म लेकिन ये कि अगर वो सब एकदम से बैक वक्त
चालू हो जाए और हाँ, एकदम से हमला शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इजराइल के लिए। इजराइल बहुत मुश्किल में है। देखिए, इजराइल में लोग भी रहते हैं और मैं उन लोगों में से हूं जो कि मुल्क और वो लीडर्स जैसे ये जमीर और दूसरा आज उनका डिफेंस मिनिस्टर ना, फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि बेजलेल स्मोट्रिच। हाँ जी जी हाँ, जी जी। तो ये लोग जो है ये इनको हटना चाहिए। इजराइल के लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिसमें कि जैसे इलान पापे किस्म के राइटर्स हैं। इजराइल के लोगों में बहुत से समझदार लोग हैं जो कि इन चीजों को जानते हैं। आज 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 जब हमारी आपकी बात हो रही है, आज शाम तवक्को है, उम्मीद है कि बेनी गैंट्स वॉर कैबिनेट से अपने आप को हटा लेंगे। रिजिग्नेशन हाँ। देने का उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है। तो वहां अभी और बहुत सी तब्दीलियां होने का इम्कान है आने वाले वक्त में। जो देखिए, कुछ एक अजीब और गरीब चीज हुई है इजराइल के अंदर इसी दौरान, वो ये कि नेतन्याहू तकरीबन जाने वाले थे। इतने अनपॉपुलर थे कि वो अगर हट जाएं तो चले जाएंगे। लेकिन जंग करते 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 पब्लिक ओपिनियन कुछ इजराइल के अंदर वॉर के हक में ऐसी बनी है कि इस वक्त अगर वहां रेफरेंडम कर ले लिया जाए तो ये बहुत पॉपुलर है। यानी इजराइल के लोगों को जेनोसाइड पसंद है। ये ये मैं नहीं मानना चाहता क्योंकि मेरे वहां दोस्त हैं बहुत से। ये मैं मानने के लिए सर इसमें इसमें यह भी तो हो सकता है कि वो मीडिया जो हमें खबरें दे रहा है उस तरह की, वहां ग्राउंड से तो हमारे पास कुछ है नहीं ना कि कितना पॉपुलर है। लेकिन हम हर सैटरडे तकरीबन एक बड़े प्रोटेस्ट को देखते हैं जो नेसेट के सामने, प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने, जो कैप्टिव्स के फैमिलीज हैं और उनके हमदर्द हैं, वो मुसलसल सरकार पे दबाव दे रहे हैं कि आप सीज फायर मान लो, ये मौका हाथ से मत जाने दो और इसको जंग को बंद करो। तो वो भी एक आवाज है, बड़ी आवाज है वो भी। लेकिन बात वही है कि मीडिया अगर हकीकत बताए तो दुनिया में नैरेटिव उस तरह का बने। शायद ऐसा लगता है कि वो जंग के दौरान खास तौर पे जो जाते उनके जाते दो बातें मैं रीइटरेट करूंगा। हाँ, ये मौका है कि मीडिया अपने आप को रिकवर करे। मीडिया को सोचना पड़ेगा और मीडिया के जो आका हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं, उसकी ओनरशिप पैटर्न, इसके बारे में बहस होना पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि ये मीडिया जो है ये साहूकारों के हाथ में नहीं होना चाहिए। मेरा नजरिया तो ये है। मीडिया जो मीडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हाथ में हो, या फिर एक पब्लिक सर्विस मीडिया बनाया जाए, हिंदुस्तान बनाए, हिंदुस्तान की सरकार बनाए। इधर प्रावदा में एक इंटरव्यू मेरा छापा किसी ने, वहां वो बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स में, कि ब्रिक्स का एक मीडिया हो जो कि वो मीडिया ऐसा हो जो कि दो चीजों से इंसुलेटेड हो, जिसके ऊपर सरकारों का असर ना हो, जिसके ऊपर मार्केट का असर हो। ये हुआ इंडिपेंडेंट मीडिया। अगर ब्रिक्स ये बात कर सकता है तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आप पूरी दुनिया के जो वाकयात हैं उसे बहुत नजदीक से देखते हैं। और ये जो इजराइल फिलिस्तीन जंग है, मैं आखिर में अपने दर्शकों को बताऊं कि इस दौरान ऑल्टरनेट मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। खुद वहां गाजा में रहने वाले लोग बैटरियों से मोबाइलों को रिचार्ज करके, जहां बिजली नहीं थी, उससे उन्होंने वीडियोस निकाली हैं। 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट वहां मारे गए हैं। चूंकि इजराइल वहां से हकीकतें बाहर ना आए, उसके लिए काम किया है उसने। और अल्टरनेट मीडिया जो ईरान के रेवोल्यूशन के बाद खुद ईरान में, लेबनान में हूथी अंसारुल्लाह यमन वालों ने, इन लोगों ने भी जो मीडिया अपना बनाया है वो भी अपनी बात कहने में कामयाब रहे हैं। और दुनिया और को हम और आप काजमी साहब गिल्टी हैं। हम इस बात का को माने कि हमारे सर पे भी एक बहुत बड़ी गिल्ट है कि यहाँ यूरोप और इजराइल और अमेरिका और इन इलाकों में जहाँ पे कि हमारी दिलचस्पियां मुख्तलिफ किस्म की है, उधर तो हम नजर डाल रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं एक भयानक जंग सूडान में चल रही है। और क्योंकि वहां के लोग जरा सा मुख्तलिफ है हमसे,
वह हमारे इंटरेस्ट इमोशनल वैसे नहीं है, इसलिए हमें और आपको, और मेरे पास अगर कुछ उम्र होती तो मैं वल्लाह वहां जाता और मैं आपके लिए रिपोर्ट करता। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस जर्नलिज्म के जज्बे को वाकई सलाम है। चलते चलते एक वाकया मैं बता दूं सूडान से मुताल्लिक। वो भी एक बिल्कुल पर्सनल किस्म का तजर्बा है, शायद मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, दर्शकों के लिए शायद नया होगा। मैं 2003-4 के बाद में कई बार लंदन गया, तो वहाँ चैटम हाउस एक जगह है जहाँ थिंक टैंक है और बहुत बड़े लोग, लिखने वाले लोग, जो पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं वहां किसी एक प्रोग्राम में। और एक रूसी है जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने ही है तकरीबन। वहां जनरल लागू एक साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। सूडान के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो क्रिश्चियन थे, और उन्होंने बताया कि वो उस वक्त की बात बता रहे थे जब वो साउथ सूडान अलग करने की जो कोशिशें थी, जिसको अमेरिका वगैरह सपोर्ट करते थे, क्रिश्चियन और मुस्लिम लड़ाई दिखा करके। तो उन्होंने एक वाकया बहुत दिलचस्प बताया कि हमें इजराइल मदद करता था, और हमने खुद जॉन गरान जो उनका बहुत बड़ा लीडर था मिलिटेंट्स का, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी जनरल लागू ने। और फिर एक बात उन्होंने बताई कि एक मौका ऐसा आया कि इजराइल हमसे वो घिनौने काम कराना चाहता था जो हम नहीं करना चाहते थे। उसका इशारा मैं ये समझा कि अवामी सतह पर शायद नुकसान पहुंचाने की कोई बात हो। उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने ऑल्टरनेट मदद तलाश करने में गए वो लीबिया के कर्नल गद्दाफी के पास। और कर्नल गद्दाफी ने कहा कि हाँ, हम मदद करेंगे आपको, यानी उन ईसाइयों को जो साउथ लेबनान की मांग कर रहे थे। ये आदमी जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे रह चुका सूडान में, ये बात मुझे उन्होंने बताई। ये आपको एक किस्सा, अब किस्से पे किस्सा आ गया तो सूडान का एक वाकया मैं आपको बता दूं। बहरहाल ये कि एक, अगर आपको याद हो, अब से कोई 8 साल पहले जब ये जंजवीद उनको कहते हैं हॉर्समैन, यानी जो कि नोमैडिक, एक तो नोमैड्स हैं, एक सेटल्ड एग्रीकल्चर है। जंजवीद वो हैं जो कि घोड़ों पे मोबाइल किस्म के नोमैड्स हैं। हाँ, तो जंजवीद जो हैं वो क्या नाम है, जरदौर, जी जरदौर पे, कि वहां पे वो बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वो यूएन की एक रिपोर्ट थी, यूएन की रिपोर्ट एक कपिल हिंदुस्तानी है बल्कि, उन्होंने लिख दी उसके ऊपर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने कहा कि साहब वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जब वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात हुई तो भाई उन दिनों में मैं तो बेचैन हो गया। मैं साहब यहाँ से गया खार्टूम से न जाने कैसे वो 1000 किलोमीटर का दश्त को क्रॉस करके, समझे, वहां मैं पहुंचा जरदौर में। तो वहां मैंने देखा कि देखना वहां फ्रांसीसी लोग हैं, क्योंकि बगल में चाड है उनकी, उसे उन्होंने हमें देखा, उनको ये हैरत हुई कि ये हिंदुस्तानी यहाँ कैसे पहुंच गया। यानी ये सब झगड़े जंग वही लोग आपस में रिपोर्ट कर लें, वही सब उसका समाधान करें, वही उसकी इब्तिदा करें, वही उन आगों को बुझाएं, हम जाके देखें भी नहीं। हमसे पूछा कि आप यहाँ कैसे, मैंने कहा आप यहाँ कैसे। जी जी जी, तो ये है। जी जी, मैं आपको बताऊं, जब हम इराक वार कवर करने गए थे तो जो कुर्दिस्तान के फॉरेन रिलेशंस इंचार्ज थे, जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर बने थे, होशियार ज़ेबारी, उन्होंने कहा कि आप पहले हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मैंने इराक में देखा है। और जब अमेरिकन कोई मीटिंग करते थे वहां हम जाते थे कि हम कवर करना चाहते थे, नहीं आप अलाउड नहीं है। तो ये जो बात आपने कही वो बार बार साबित हुई कि वो सिर्फ अपनी नजर से दुनिया को देखना चाहते हैं और अपने नया हिंदुस्तान शुरू हुआ है, खुदा के वास्ते नया मीडिया शुरू करो। और वो जो गोदी मीडिया था जिसके अंदर जितने जर्नलिस्ट हैं उन सबको मैं जानता हूं, वो सब हमारे कॉलीग हैं।
जी, वो सब जी, तैयार है कि जी, नए जी, मीडिया का उद्घाटन हो और जी, उसके लिए वो काम सही बदलना बहुत जरूरी है। जी, 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 बहुत बहुत अहम है। असल में वही है कि सवाल करने वाला मीडिया हो, वापस जिंदा हो, ताकि सरकार से वो सवाल कर सके, ना कि सरकार की सपोर्ट में खड़ा रहे, वो कुछ भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।